नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब ठीक हो। वेलकम टू अवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं हमारा फेवरेट टॉपिक विच इज़ मूविंग टू द यूके। तो हम लोग बेसिकली एक सीरीज़ कर रहे हैं जिसमें थ्रू वेरियस वीडियोस हम आपको ये एक्सप्लेन करने वाले हैं कि आपको अगर यूके आना है या आप यूके आने की सोच रहे हो तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। एनीथिंग एंड एवरीथिंग टू डू विथ मूविंग टू द यूके, प्लानिंग योर मूव, यूके आने से पहले क्या करना है, यूके पहुंचने के बाद आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं हमारे इस मूविंग टू द यूके सीरीज़ में। एंड टुडेज वीडियो इज़ द 4th वीडियो इन द मूविंग टू द यूके सीरीज़। तो अगर आपने इसके पहले के वीडियोज़ हमारे नहीं देखे तो आई वुड हाईली रिकमेंड टू प्लीज़ चेक आउट अवर चैनल एंड देयर इज़ अ प्ले लिस्ट कॉल्ड मूविंग टू द यूके सीरीज़ जिसमें आपको इन सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं थिंग्स यू शुड डू वंस यू आर इन द यूके। सो लेट्स से आपका वीज़ा लग गया है, आपकी टिकट्स आ गई है, आप यूके पहुंच भी गए हो, बट अब पहुंचने के बाद क्या करना है। सो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट सम ऑफ द थिंग्स दैट यू विल हैव टू डू द मोमेंट यू लैंड इन द यूके। तो चलिए शुरू करते हैं। सो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज रेंटिंग अ हाउस, रेंटिंग अ प्रॉपर्टी, राइट। आप यूके आओगे तो कहीं पे तो रहोगे। हाँ ठीक है, इनिशियली आप कुछ दिन अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ या आपके कोई फ्रेंड्स वहाँ रहते होंगे उनके साथ रहोगे, बट इवेंचुअली आपको अपने घर में मूव इन करना होगा। तो मैं आपको हमारा एग्जांपल देता हूँ, हमने क्या किया था। तो जिस दिन मुझे पता चला कि मेरा यूके का वीज़ा अप्रूव हो चुका है, उस दिन से मैंने अपने यूके मूव की तैयारियाँ शुरू कर दी थी। सो मैंने अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स से बात की और उनसे एक रफ आइडिया ले लिया कि मुझे किस एरिया में रहना है। और एक बार मेरा एरिया शॉर्टलिस्ट हो गया था तो हमने घर ढूंढना शुरू कर दिया। तो अब हमारे माइंड में एटलीस्ट क्लियर था कि हमें किस टाइप का घर चाहिए। वी वांटेड टू गो फॉर अ अपार्टमेंट लाइक अ फ्लैट एंड वी डिड नॉट वांट टू गो फॉर अ हाउस। द रीजन बीइंग कि हाउस को थोड़ा ज़्यादा मेंटेनेंस लगता है एंड थिंग्स लाइक दैट। सो वी वर वेरी क्लियर इन अवर माइंड कि वी वांट टू गो विथ अ फ्लैट इनिशियली, और कुछ दिनों बाद मे बी अ ईयर और 2 लेटर जब हम थोड़े कंफर्टेबल हो जाता है तब हम घर ले लेंगे। बट इट अगेन डिपेंड्स ऑन योर चॉइस एंड योर कंफर्ट। तो हमने क्या किया कि देयर आर वेबसाइट्स लाइक राइटमूव, ज़ूपला, ओपन रेंट एक्सेट्रा, जहाँ पे आप जाके प्रॉपर्टीज़ ब्राउज कर सकते हो। यहाँ पे रेंटल प्रॉपर्टीज़ अवेलेबल होती है। आपको बस एरिया का नाम डालना है और आपको उस एरिया में जितनी रेंटल प्रॉपर्टीज़ अवेलेबल है वो दिख जाएगी, और वो प्रॉपर्टीज़ कब से किस डेट से रेंट पे अवेलेबल है वो भी आपको वहाँ पे दिखना शुरू हो जाता है। तो हमने क्या किया कि हमने काफ़ी प्रॉपर्टीज़ ऐसी शॉर्टलिस्ट की, और एक बार हमारा लिस्ट बन गया उसके बाद हमने एक एक करके इन प्रॉपर्टीज़ के एजेंट्स को कॉल करना शुरू किया। तो यहाँ पे क्या होता है कि दीज प्रॉपर्टीज़ आर लिस्टेड बाय एजेंट्स ऑन दीज वेबसाइट्स। तो हम इन वेबसाइट्स पे जो यूजुअली फ़ोन नंबर्स दिए होते हैं एजेंट्स के, तो हमने एजेंट्स को कॉल करते थे, एजेंट्स को पूछते थे कि भाई ये प्रॉपर्टी कब से अवेलेबल है, इसका रेंट क्या है, इसके क्या हमें कुछ एडिशनल फोटोज़ मिल सकते हैं, या हमें ऐसे जनरली कोई क्वेश्चंस हो जो हमें डिस्क्रिप्शन देख के ना पता चलते हो। तो इन सारी चीज़ों का कंफर्मेशन हम एजेंट्स के साथ कॉल पे ले लेते थे। फिर हम उनको बोलते थे कि हम प्रॉपर्टी वर्चुअली देखना चाहते हैं, और एक बार प्रॉपर्टी वर्चुअली देख ली तो हम थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते थे कि हमें ये प्रॉपर्टी लेनी है कि नहीं। और इस तरह से हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ देखी, और कुछ प्रॉपर्टीज़ को देखने के लिए हमने हमारे फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को भी भेजा। तो आप ये भी कर सकते हो कि एक बार आप एजेंट के साथ आप बात कर लो तो आप अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को भेज सकते हो टू हैव अ व्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। तो मैंने जनरली क्या किया था वहाँ पे आपको बताता हूँ कि मैंने अपने फ़ोन पे ISD पैक एक्टिवेट करा लिया था ताकि मैं इंटरनेशनल कॉलिंग कर सकूँ। ऑब्वियसली मुझे यूके में इन एजेंट्स के साथ बात करनी है तो मुझे इंटरनेशनल कॉलिंग लगेगा। जनरली ये एजेंट्स व्हाट्सएप कॉल्स पे नहीं अवेलेबल होते, इसीलिए इट इज़ बेटर कि आप एक इंटरनेशनल कॉलिंग पैक अपने फ़ोन पे एक्टिवेट करा दीजिए जब आप इंडिया में हो या अपने होम कंट्री में हो, ताकि आप इन एजेंट्स से बात कर सकें। तो इस तरह से हमने बहुत सारे एजेंट्स के साथ बात की, और फिर हमें एक फाइनली एक प्रॉपर्टी अच्छी लगी जो हमें लगा कि हम यहाँ रह सकते हैं। तो एज एन एक्स्ट्रा स्टेप हमने क्या किया कि हमारे रिलेटिव को इस प्रॉपर्टी को देखने के लिए भेजा। तो उन्होंने जब गो अहेड दे दिया तो हमने ये प्रॉपर्टी को बुक करने का प्रोसेस शुरू किया। तो ये इसके बारे में आपको बताता हूँ कि हमने कैसे किया। तो होता क्या है कि आप जब एक प्रॉपर्टी शॉर्टलिस्ट कर लो तो यहाँ पे जनरली कुछ एजेंट्स ऐसे होते हैं जो आपको आपके वीज़ा के बेसिस पे, अगर आपका वीज़ा आ गया है तो आपके वीज़ा की फ़ोटोकॉपी या आपके पासपोर्ट के बेसिस पे आपको प्रॉपर्टी बुक करने की परमिशन देते हैं।
क्योंकि आप अभी कंट्री में नहीं हो, तो देर आर सम एडिशनल चेक्स दैट दे हैव टू डू ऑन योर पासपोर्ट एंड योर वीज़ा बिफोर दे कैन गिव द प्रॉपर्टी टू यू, राइट। तो हमने क्या किया था कि हमारा वीज़ा आ चुका था, तो हमने वीज़ा की फ़ोटोकॉपी और पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी एजेंट्स को भेज दी और उन्होंने सब बैकग्राउंड चेक्स कर लिए और उसके बाद हमें सिर्फ एक डिपॉजिट पे करना था, जो हमने इंडिया से मनी ट्रांसफ़र, इंटरनेशनल फ़ंड ट्रांसफ़र करके एजेंट के अकाउंट में जमा कर दिया और वो प्रॉपर्टी हमने रिजर्व कर ली। तो आप भी कुछ ऐसा कर सकते हो टाइम बचाने के लिए। इंस्टेड ऑफ कमिंग टू द यूके एंड देन फिगरिंग आउट कि अब मैं कहाँ रहूँगा, कहाँ जाऊँगा, आप ये एक ऑप्शन ट्राई कर सकते हो। और मैं आपको बता रहा हूँ कि इट वर्क्स आउट रियली वेल, इट वर्कड आउट रियली वेल फॉर अस। आपको अगर देखना है तो मेरा होम टूर का वीडियो आप चेकआउट कीजिए। दिस वॉज द प्रॉपर्टी दैट आई बुक्ड विदाउट बीइंग प्रेजेंट इन यूके। हमने इंडिया से ये प्रॉपर्टी बुक की थी। तो अगर मैं ऐसा कर सकता हूँ तो डेफिनेटली आप भी कर सकते हो। बात करते हैं नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग की, विच इज़ हैविंग अ बैंक अकाउंट। तो कैसा है कि यूके में बैंक अकाउंट ओपन करना इतना ईजी प्रोसेस नहीं है, बट मैं आपको एक प्रो टिप दूंगा, बट बने रहिए मेरे साथ। तो मैं कह रहा था कि बैंक अकाउंट ओपन करना इज़ नॉट एन ईजी प्रोसेस। व्हेन आई से नॉट एन ईजी प्रोसेस, इट मीन्स इट टेक्स टाइम। आप यूके पहुंच गए, आपको 1-2 दिन में कोई बैंक अकाउंट ओपन करके नहीं देगा। जैसे हमारे इंडिया में स्पेशली होता है कि आप बैंक वालों को फ़ोन करो, बैंक वाले अपने बंदे को आपके घर भेज देंगे और विद इन फ्यू आवर्स आपका बैंक अकाउंट ओपन हो जाता है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे आपको पहले बैंक को कॉल करना पड़ता है या बैंक में पर्सनली जाना पड़ता है। आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है उनकी कि मैं कब आ सकता हूँ अकाउंट ओपनिंग के लिए, और वो अपॉइंटमेंट आपको कल की भी मिल सकती है, परसों की भी मिल सकती है, 3-4 दिन या 7-8 दिन के बाद की भी मिल सकती है। और उसके बाद भी जब आप सारा डॉक्यूमेंटेशन पेपर वर्क उनको सबमिट करोगे तो दे विल टेक रफली एटलीस्ट 15 days टू ओपन अ बैंक अकाउंट, जैसे मेरे केस में हुआ था। लेकिन मैंने एक शॉर्टकट यूज़ किया था जो मेरे फ्रेंड ने सजेस्ट किया था, उसके बारे में आपको बताता हूँ। तो अब आते हैं उस प्रो टिप पे या उस शॉर्टकट पे जो मैंने अप्लाई किया था टू ओपन अ बैंक अकाउंट फ्रॉम इंडिया। कैन यू इमेजिन? सो मैंने क्या किया कि देर आर दीज ऑनलाइन बैंक्स इन यूके। जैसे अपने इंडिया में नहीं होती पेटीएम, एयरटेल पेमेंट्स बैंक एंड वॉट नॉट, तो वैसे यहाँ पे भी यूके में आजकल एक कल्चर हो गया है ऑनलाइन बैंक्स का, जिनके कोई ब्रांचेज नहीं होती है। इनके बेसिकली सिर्फ ऑनलाइन ऐप्स होते हैं और ये ऐप्स में ही आपके अकाउंट ओपन हो जाते हैं। सो देर आर these online banks like Monzo. There's one more called Revolut. I think there are a few more, but Monzo and Revolut are the most popular ones. So मैंने क्या किया कि Revolut का ऐप डाउनलोड किया, उसमें मैंने अपना पासपोर्ट का फोटोकॉपी अपलोड किया, और क्योंकि मैंने प्रॉपर्टी बुक कर ली थी यूके में तो मेरे पास एक एड्रेस भी था प्रॉपर्टी का। सो मैंने जब वो फॉर्म फिल कर रहा था उसमें मैंने अपना प्रॉपर्टी का एड्रेस डाल दिया। लेकिन घबराइए मत, अगर आपके पास एड्रेस नहीं है तो आप अपने फ्रेंड या रिलेटिव का एड्रेस टेम्परेरीली वहाँ पे डाल सकते हैं। दे डोंट गो एंड वेरीफाई कि ये आप वो एड्रेस पे रहते हो कि नहीं, बट एटलीस्ट आपका पासपोर्ट वहाँ होना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे ही आप अपना पासपोर्ट और बेसिक इन्फॉर्मेशन डालते हो, आपको आपका एक KYC प्रोसेस इनिशिएट हो जाता है, जिसको लगता है करीब 3 से 4 घंटे, और 3 से 4 घंटों के बाद आपका बैंक अकाउंट ओपन हो जाता है। और जैसे आपका बैंक अकाउंट ओपन हो गया, आपके पास एक यूनिक बैंक अकाउंट नंबर आ जाएगा, बैंक अकाउंट शॉर्ट कोड आ जाएगा। तो यहाँ पे शॉर्ट कोड का मतलब है जैसे अपने इंडिया में IFSC कोड होता है या ब्रांच कोड होता है, वैसे यहाँ पे एक शॉर्ट कोड होता है। तो बैंक अकाउंट नंबर, शॉर्ट कोड, ये दोनों यूज़ करके आप अपने इंडिया के अकाउंट से इस न्यू यूके के अकाउंट में चाहे उतने पैसे ट्रांसफर कर सकते हो। सो दिस वॉज दैट प्रो टिप कि अगर आपको बैंक अकाउंट ओपन करना है इंडिया में बैठे बैठे, आप इस तरह से कर सकते हो। और मैं आपको एक और सजेशन देना चाहूँगा कि इस बैंक अकाउंट को आप एज अ टेम्पररी बैंक अकाउंट रखिएगा। ये जो शॉर्टकट वाला बैंक अकाउंट है, आप एक बार यूके आ जाते हो तो आपके जो इनिशियल कुछ डेज का खर्चा है वो आप ये बैंक अकाउंट से फुलफिल कर सकते हो। लेकिन इन द मीन टाइम आप एक प्रॉपर फुल साइज्ड बैंक में अपना अकाउंट ज़रूर ओपन कीजिएगा। जैसे यहाँ पे बैंक्स है लॉयड्स, फिर बार्कलेज या HSBC। तो मैंने अपना बैंक अकाउंट HSBC में ओपन किया था, बट इसमें जैसे मैंने बोला कि इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। लेकिन क्योंकि आपके पास एक बैंक अकाउंट ऑलरेडी है रेवोल्यूट का या मोन्जो का, तो आप टेम्पररीली कुछ दिनों तक उस बैंक अकाउंट को यूज़ कर सकते हैं फॉर योर डे टू डे ट्रांजैक्शंस। सो द थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज गेटिंग अ फोन नंबर एंड अ डेटा पैक इन यूके, राइट। अगर आप यूके लैंड करते हो, आप वो इनिशियल कुछ घंटों में आपको एक फ़ोन नंबर लगेगा, क्योंकि आपको अपने दोस्तों के साथ या अपने फैमिली मेम्बर्स को बताना होगा कि भाई मैं सेफली पहुंच गया हूँ, मैं इस वक्त यहाँ पे हूँ। तो ऐसे सब चीज़ों के लिए मैं बताता हूँ कि हमने क्या किया था कि जब हमें हमारा वीज़ा इंडिया में मिला था तो हमारे वीज़ा के साथ ही हमारे वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर ने हमें एज अ प्रमोशनल मटेरियल बोलो, हमें सिम कार्ड दे दिया था।
और वो था आई थिंक ऑफ अ कंपनी कॉल्ड लेबारा। तो यहाँ पे ऐसे बहुत सारे लो कॉस्ट सिम कार्ड प्रोवाइडर्स है, जैसे लेबारा हो गया, लाइका हो गया। देर आर ऑल्सो फुल साइज प्रोवाइडर्स लाइक वोडाफोन, O2, 3 एक्सेट्रा। बट हमें लेबारा का सिम कार्ड इंडिया से ही मिल गया था। बट एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, आप ये सिम कार्ड इंडिया में अपने फ़ोन में मत डाल देना, क्योंकि ये नहीं चलेगा। ये सिम कार्ड जब आप यूके लैंड करोगे तभी ही आपको ये अपने फ़ोन में डालना है, क्योंकि उसके बाद ही ये सिम कार्ड एक्टिवेट होता है। और जैसे ही एक्टिवेट होगा आपको अपना फ़ोन नंबर वहाँ पे डिस्प्ले हो जाता है। तो इस तरह से आप अपना सिम कार्ड पहले से इंडिया से भी ले सकते हो। और अगर आपके पास ऐसा प्रोविज़न नहीं है कि आपको इंडिया से सिम कार्ड नहीं मिला है, तो आप जैसे एयरपोर्ट पे उतरोगे तो आपको एयरपोर्ट पे ऐसे कियोस्क दिखेंगे, ऐसे छोटी छोटी शॉप्स दिखेगी जहाँ पे आपको ये सिम कार्ड्स मिल जाते हैं। इसके लिए भी मैं आपको एक टिप देता हूँ कि जैसे ही आप लैंड करते हो आप क्या कर सकते हो कि अगर आपके पास आईफोन है फॉर एग्जांपल, तो आप एयरपोर्ट का वाईफाई यूज़ करके आप लाइका की वेबसाइट पे जा सकते हो। सो लाइका गिव्स वेरी चीप डेटा प्लान्स एंड वेरी चीप कॉलिंग प्लान्स एज वेल। आई थिंक 5 पाउंड में आपको 20 GB डेटा मिल जाता है विथ 100 मिनट्स ऑफ इंडिया कॉलिंग। तो हमने ये ऑप्शन भी किया था कि एयरपोर्ट पे लैंड होते ही एयरपोर्ट का वाईफाई कनेक्ट किया, लाइका की वेबसाइट पे गए, वहाँ पे रजिस्टर किया फॉर अ न्यू सिम, और वहाँ पे आपको ऑप्शन दिया जाता है कि डाउनलोड इट एज एन ई सिम। तो इमीडिएटली आप अपने फ़ोन पे वो ई सिम डाउनलोड कर सकते हो, और जैसे ही आप वो फ़ोन पे 5 पाउंड का टॉपअप करोगे वो सिम पे, आपका इमीडिएटली आपका कॉलिंग डेटा सब शुरू हो जाएगा। सो दिस इज हाउ यू कैन आइदर purchase a SIM, buy a SIM when you are in India, or you can do it as soon as you land in the UK from the airport itself. अब बात करते हैं यूटिलिटीज़ की। What are utilities? यूटिलिटीज़ मतलब आपका वाटर सप्लाई हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, गैस हो गया, इन सारी चीज़ों का, राइट। तो यहाँ पे कैसा है कि जैसे आपने घर बुक कर लिया है, लेट्स से आप घर रेंट पे रह रहे हो, तो आपको जब आपका जो लैंडलॉर्ड है या आपका जो एजेंट है वो जब आपको चाबी, घर की चाबी हैंड ओवर करता है, तो उसके साथ आपको वो एक और डॉक्यूमेंट हैंड ओवर करता है जिसका नाम है इन्वेंट्री चेकलिस्ट। और उस इन्वेंट्री चेकलिस्ट में आपके सारे मीटर्स के रीडिंग होते हैं, मतलब क्लोजिंग रीडिंग। दैट मीन्स कि ये प्रॉपर्टी आपको हैंड ओवर करते समय ये मीटर का रीडिंग क्या था, इलेक्ट्रिसिटी मीटर का रीडिंग क्या था, गैस का रीडिंग क्या था। फिर आप क्या कर सकते हो कि इन मीटर के रीडिंग लेके आप ये मीटर्स को अपने नाम पे ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो जैसे ही आप घर पे मूव इन हो जाते हो, सबसे पहले आप मेक श्योर करना कि इन सारे मीटर के रीडिंग्स लेके आप अपने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडर या गैस प्रोवाइडर की वेबसाइट पे जाके वहाँ पे एक फॉर्म होता है जो आपको फिल करना होता है, उसमें आपको ये अपना क्लोजिंग रीडिंग डालना होता है और आपको अपना मीटर अपने नाम पे करना होता है, सो दैट द बिल्स स्टार्ट कमिंग इन योर नेम एट योर प्रॉपर्टी। और उसके बाद आपको ऑटोमेटिकली पेमेंट करते रहना है जैसे जैसे बिल आएगा। तो मैं आपको ये इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे ये चीज़ नहीं पता थी। तो जब मैं यूके पहुँचा उसके 3-4 दिन बाद जब मैं अपने घर में रह रहा था, अचानक से एक दिन लाइट चली गई और मुझे पता चला काफ़ी रिसर्च करने के बाद, काफ़ी लोगों से बात करने के बाद कि भाई मैंने अपना इलेक्ट्रिसिटी मीटर अपने नाम पे ट्रांसफ़र किया नहीं था, तो इसके कारण मेरी लाइट भी चली गई। तो एक चीज़ अच्छी थी कि इमीडिएटली मैंने हेल्प डेस्क में फ़ोन किया, एनर्जी प्रोवाइडर के हेल्प डेस्क में फ़ोन किया, उन्होंने तुरंत मेरा मीटर रीडिंग लिया और उन्होंने इमीडिएटली मेरे मीटर को ट्रांसफ़र कर दिया। बट ये सारे प्रोसेस को समझने में और डील करने में 3-4 घंटे चले गए, ड्यूरिंग विच पीरियड आई वॉज कम्प्लीटली आउट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो आप ये मेरी तरह गलती मत करना, जैसे आप अपने घर पे मूव इन करते हो सबसे पहले ये सारे मीटर्स अपने नाम पे ट्रांसफ़र कर दीजिएगा। बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टास्क की, और वो है कलेक्टिंग योर BRP। सो व्हाट इज़ BRP? फर्स्ट ऑफ ऑल BRP इज़ बायोमेट्रिक रेसिडेंस परमिट। ये यूके की गवर्नमेंट इशू करती है इमिग्रेंट्स को जिनके पास वीज़ाज होते हैं टू टेम्पररीली स्टे इन द यूके। सो जैसे अगर आप स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे आ रहे हो या आप स्टूडेंट वीज़ा पे आ रहे हो तो आपको एक BRP कार्ड मिलता है। बट वो BRP कार्ड आपको कब मिलता है? जब आप यूके में आ जाओ और यूके आने के कुछ दिनों बाद आपको पोस्ट ऑफिस जाके वो कार्ड कलेक्ट करना होता है। तो जनरली कैसा होता है कि जैसे आप यूके लैंड करो, आपका जैसे इमिग्रेशन क्लियर हो जाता है वो कार्ड चला जाता है प्रिंटिंग में, और फिर आप अपने जो भी डेजिग्नेटेड नज़दीकी पोस्ट ऑफिस होगा वहाँ पे जाके आप ये BRP कलेक्ट कर सकते हो। सो BRP इज़ लाइक एन आधार कार्ड दैट वी हैव इन इंडिया। सो BRP कुछ ऐसा दिखता है, और BRP पे जनरली इन्फॉर्मेशन होती है कि ये BRP कब इशू हुआ था, किसके नाम पे इशू हुआ था। BRP का एक यूनिक नंबर होता है और उसमें ये भी इन्फॉर्मेशन होती है कि आपको कौन से टाइप का वीज़ा मिला है और इस वीज़ा पे आप क्या कर सकते हो, क्या आप काम कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, ये सारी चीज़ें होती है। एडिशनली इसके साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है BRP के पीछे, और वो है आपका नेशनल इंश्योरेंस नंबर।
सो ये नेशनल इंश्योरेंस नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और जनरली मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आपका BRP कभी किसी के साथ शेयर मत कीजिएगा unless you have been asked to do so, and you do it only with designated people like an employment agency or a government agency. आप किसी को भी अपना BRP नंबर या BRP कार्ड मत दिखाइएगा, इट्स अ प्राइवेट डॉक्यूमेंट, और इसको अपने पास सेफ एंड सिक्योर रखिएगा। इसको अपने साथ कहीं पे घुमाना भी मत, ये अपने घर पे सुरक्षित कहीं एक जगह पे रख देना, बिकॉज इसकी ज़रूरत पड़ती नहीं है। इसका आपको खाली एक फ़ोटो लेना है, और ये फ़ोटो ही आपको जहाँ पे भी कोई भी मांगता है उसको ये फ़ोटो ही देना है। सो BRP इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, क्योंकि इसके बेसिस पे ही आपको अपने कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, इसके बेसिस पे ही आपको अपना जॉब स्टार्ट कर सकते हो। इसके बिना आपका एम्प्लॉयर आपका आइडेंटिटी वेरीफाई नहीं कर सकता, इट्स अ गवर्नमेंट रूल। तो आपको मेक श्योर करना है कि बिफोर योर एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट्स एंड एज सून एज यू लैंड इन द UK, आप सबसे पहले अपना BRP कलेक्ट कीजिए अपने नज़दीकी पोस्ट ऑफिस से। तो अब तक आपके पास घर आ गया, आपके पास मोबाइल फ़ोन कनेक्शन आ गया, आपने बैंक अकाउंट भी ओपन कर लिया, आपने BRP भी कलेक्ट कर लिया। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टास्क जो आपको करना है एज सून एज यू लैंड इन द UK इज़ टू रजिस्टर विथ अ GP एंड गेट योर NHS नंबर। तो यहाँ पे कैसा है कि मेडिकल सिस्टम फ्री है, गवर्नमेंट मेडिकल सिस्टम इज़ फ्री, तो आपको उसके लिए एक यूनिक नंबर मिलता है जो आपको अपना GP ही दे पाएगा। तो उसके पहले आपको अपने GP के साथ रजिस्टर करना होता है। ना व्हाट इज़ अ GP? अ GP इज़ नथिंग बट अ जनरल प्रैक्टिशनर। इट इज़ लाइक अ क्लिनिक जो आपके एरिया में होगा। वहाँ पे वो क्लिनिक में जाके आपको बोलना है कि आई एम न्यू टू द कंट्री, आई वॉन्ट टू रजिस्टर विद द क्लिनिक, और जैसे आप रजिस्टर करोगे उसके कुछ दिनों बाद द GP विल इश्यू यू अ NHS नंबर, नेशनल हेल्थ सिस्टम नंबर, और ये NHS नंबर यूज होता है टू अवेल एनी ऑफ द फ्री मेडिकल बेनिफिट्स दैट इज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। तो कैसा है कि जैसे हम इंडिया में करते थे कि अगर हमें कुछ तकलीफ होती है या हमें कुछ लगता है कि हमारी तबीयत ठीक नहीं है तो हम तो उठ के बस कोई भी डॉक्टर के पास चले जाते थे। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपको अपने GP के पास ही जाना है। तो अगर आपने कोई एक्स GP के साथ आपका रजिस्ट्रेशन किया है तो आपको उसी GP के पास जाना पड़ता है, आप ऐसे भी कोई भी GP के पास नहीं जा सकते। और आपको कैसे पता चलेगा कि आपको किस GP के साथ रजिस्टर करना है? उसके लिए आप ये वेबसाइट विजिट कर सकते हो। ये वेबसाइट पे आप अपना पोस्ट कोड डालिए तो आपको पूरा डिटेल्ड लिस्ट मिल जाएगा कि आपके नज़दीकी एरिया में कौन से GP अवेलेबल हैं जो आपके एरिया के लोगों को सर्व करते हैं। अच्छा, यहाँ पे भी ऐसा भी होता है कि आप कोई भी GP के साथ रजिस्टर नहीं कर सकते, आपके एरिया में कुछ डेजिग्नेटेड GPs होते हैं, उनके साथ ही आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो मेक श्योर कीजिएगा कि जैसे आपके पास अपना BRP आ जाता है, अपना पासपोर्ट और BRP लेके नज़दीकी GP के पास जाइए और अपना NHS नंबर ऑब्टेन कीजिए, क्योंकि आपको पता नहीं कि आपको मेडिकल सिस्टम की कब ज़रूरत पड़ जाए। तो अब बात करते हैं ब्रॉडबैंड कनेक्शन की या वाईफाई की। तो एज वी ऑल नो दैट वाईफाई हैज़ नाउ बिकम अ बेसिक नेसेसिटी, राइट। तो यहाँ पे एक एडवांटेज है कि आप अपना वाईफाई बुक कर सकते हो इंडिया में बैठे बैठे। अगर आपके पास अपना UK का बैंक अकाउंट ऑलरेडी ओपन हो चुका है, जैसे फॉर एग्जांपल यूजिंग रेवोल्यूट या मोन्जो, और अगर आपने एक प्रॉपर्टी शॉर्टलिस्ट कर ली है और आपने अगर प्रॉपर्टी बुक कर ली है तो आपके पास वो प्रॉपर्टी का एड्रेस भी होगा। तो आप एक काम कर सकते हो कि आप एक वेबसाइट पे जा सकते हो जिसका नाम है uswitch.com। इस वेबसाइट पे आप अपना पोस्ट कोड डालिए, अपने एरिया का पोस्ट कोड डालिए, तो वो आपको बता देगा कि आपके एरिया में कौन से ब्रॉडबैंड प्रोवाइडर्स अवेलेबल है और उनकी स्पीड्स क्या है और उनकी प्राइसेस क्या है। तो आप इजीली आप कंपेयर कर सकते हो प्राइसेस, और एक बार आपने चूज़ कर लिया कि मुझे ये ब्रॉडबैंड प्रोवाइडर के साथ जाना है तो आप उसकी वेबसाइट पे जाइए, प्लान सिलेक्ट कीजिए, अपना एड्रेस डालिए, और एक इनिशियल रजिस्ट्रेशन फ़ी होती है या 5 या 10 पाउंड की, वो आप फ़ी पे कीजिए। क्योंकि द रीज़न आई एम आस्किंग यू टू डू दिस इन एडवांस इज़ बिकॉज ब्रॉडबैंड को कनेक्शन को आते भी यहाँ पे टाइम लगता है। तो ऐसा नहीं है कि आपने अप्लाई किया और नेक्स्ट डे आपके घर पे ब्रॉडबैंड वाईफाई राउटर आ जाएगा और आपका कनेक्शन चालू हो जाएगा। यहाँ पे चीज़ों को टाइम लगता है। तो हमने क्या किया था कि जब हम इंडिया में थे, ठीक एक हफ्ते पहले बिफोर वी वर गोइंग टू मूव, हमने हमारा ब्रॉडबैंड रजिस्ट्रेशन इंडिया से ही कर लिया था, वहीं से हमने पेमेंट कर दिया था। और जैसे ही जिस दिन हम UK में लैंड हुए उसी दिन हमारे घर के बाहर हमारा ब्रॉडबैंड राउटर आ चुका था। तो हमें बस घर के अंदर जाना था, ब्रॉडबैंड राउटर को अपने टेलीफोन लाइन से कनेक्ट करना था, एंड वी वर डन, एज सिंपल एज दैट। तो दिस इज वन ऑफ द थिंग्स यू कैन डू इन एडवांस बिफोर यू एक्चुअली मूव इन टू द UK, बिकॉज दीज थिंग्स टेक टाइम। अच्छा, now this is also one of the most important things, and that is registering with a school or a preschool or a nursery. If you are coming to UK with a child, with a baby, तो आपको make sure करना होगा कि आप उसकी स्कूलिंग पे भी ध्यान दो।
तो आप जैसे ही आप यूके पहुंचते हो, within a few days you can book an appointment with these nurseries or with these schools, and you can visit these schools with your child and immediately register with them by paying a registration fee, ताकि within a few days आपको अपना बच्चा आप स्कूल पे भेज सके। तो ये थे वो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स विच आई थॉट वुड हेल्प यू वंस यू आर इन द यूके। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ ये वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप किसी फ्रेंड को जानते हो जो यूके आने की प्लान कर रहा है तो प्लीज़ ये वीडियो उनके साथ भी शेयर कीजिएगा। हमारा होम टूर का वीडियो आजकल बहुत वायरल हो चुका है, तो प्लीज़ हमारे होम टूर का वीडियो ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। उसका लिंक मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और साथ में यहाँ पे वीडियो के एंड में भी डाल दूंगा। तो प्लीज़ डू चेकआउट आवर होम टूर वीडियो एंड ऑल दी अदर वीडियोज़ इन अवर एंटायर यूके सीरीज़। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगले इन्फॉर्मेशनल वीडियो में। तब तक के लिए गुड नाइट।